Today we'll start our past book of class 6 NCERT। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आवर पास्ट जो किताब है क्लास 6 की NCERT बुक से। हमारी जो लेक्चर वीडियो रहेगी वो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में रहेगी, जिससे कि सभी विद्यार्थी बोथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम इस लेक्चर को अच्छी तरह से समझ सकें। अगर किन्हीं भी स्टूडेंट्स या कोई भी टीचर्स को किसी भी तरह की कोई परेशानी हो रही है तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं, जिससे कि हमें अपनी वीडियोस को इम्प्रूव करने में मदद मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आवर पास्ट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आवर पास्ट की पहली चैप्टर, जिसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इसका मतलब ही हुआ, व्हाट मतलब तो जानते ही हैं क्या, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ किस तरह से, व्हेन कब। ठीक है, तो ये जानते हैं कि ये सारी बातें क्या इसका मतलब है और क्यों ये पूछी जा रही है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। एक एक करके हम सभी चैप्टर्स पढ़ेंगे और आपको सारी जो वीडियोस है या सभी चैप्टर्स की जो वीडियोस है वो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। एक एक करके आप सभी चैप्टर्स को स्टडी रीड कर सकते हैं और इसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगे। तो चैप्टर फर्स्ट इज़ व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो यहाँ पे एक बच्ची है जिसका नाम रशीदा है। वो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रही है। क्या क्वेश्चन पूछ रही है देखते हैं। Rasita sat reading the newspaper. Suddenly, her eyes fall on a small headline. 100 years ago. How, she wondered. Could anyone know what had happened so many years ago? कहने का मतलब है, छोटी सी बच्ची है, न्यूज़पेपर रीड कर रही है और उसका जो ध्यान है एक छोटे से हेडलाइंस में पड़ता है, जहाँ पे लिखा है 100 साल पहले, 100 ईयर्स एगो। हाउ शी वंडर्ड कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी ईयर्स एगो। मतलब कि 100 साल पहले क्या हुआ होगा, किस तरह से हुआ होगा, इन सभी बातों की उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, क्यूरियोसिटी उत्पन्न होती है कि 100 साल पहले क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, ये कैसे हमें पता चले। तो चलिए देखते हैं उसके मन में जो क्वेश्चन आ रहा है, जिज्ञासा आ रही है, उसका सोल्यूशन कैसे निकलता है। तो फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, तो सबसे पहले बात है कि क्या हुआ है, कैसे हमें पता कर सकते हैं, किस तरह से पता चले। तो फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड यस्टरडे, यू कुड लिसन टू रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड अ न्यूज़पेपर। लास्ट ईयर, आस्क समबडी हु रिमेंबर्स, बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग ईयर्स एगो, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। कहने का मतलब है यस्टरडे, यस्टरडे मतलब होता है जो बीत गया है, जो दिन। ठीक है, तो आपने या तो रेडियो सुना होगा, टेलीविज़न देखा होगा, या तो न्यूज़पेपर पढ़ा होगा। ठीक है, तो इससे आपको पिछले दिनों के बारे में जानकारी मिली होगी कि देश में विदेशों में क्या घटनाएं घटी हैं। उसकी जानकारी आप रेडियो से ले सकते हैं, टेलीविज़न से ले सकते हैं, या तो न्यूज़पेपर से ले सकते हैं। या पिछले साल क्या क्या घटनाएं, इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी होंगी, उन सभी चीज़ों के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। किनसे? किसी से पूछ कर। ठीक है, पर उन बातों का क्या जो काफ़ी सालों पहले हुई होगी, मतलब 100 साल, 200 साल, 1000 साल पहले हुई होंगी। या उस समय के लोग आज भी जिंदा हैं? आपका सवाल होगा नहीं। तो फिर ये सारी बातें हमें कैसे पता चलेंगी। ठीक है, तो ये सवालें हैं। ये सवाल का हमें जवाब कैसे मिलेगा, क्वेश्चन का जवाब कैसे मिलेगा, तो देखते हैं। आगे पढ़ते हैं। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। ठीक है, हम पास्ट के बारे में, जो चीज़ बीत गई हैं, उस सारी चीज़ों के बारे में हम क्या क्या जानते हैं। सबसे पहले तो ये पता करते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। व्हाट पीपल एट, द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वोर, द हाउस इन विच दे lived. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, crafts, person, artists, musicians, and scientists. We can also find out about the games children played, the stories they heard, the plays they saw, the songs they sang. कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि लोग क्या खाना खाते थे, लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, या जो हंटर्स है, गैदरर्स हैं, मतलब कि जो शिकारी हैं, या जो जो चीज़ें इकट्ठा करते हैं, जो किसान हैं, या जो रूलर्स, रूलर्स मतलब तो आप जानते ही हैं, जो शासक प्रशासक हैं, या जो प्रीस्ट हैं, प्रीस्ट मतलब कि जो जो मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चेज़ में पूजा करते हैं ना, प्रीस्ट कहते हैं। या मर्चेंट्स, मर्चेंट्स मतलब व्यापारी हैं, क्राफ्ट पर्सन्स मतलब कि जो अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे कि सपोज़ जो कुम्हार हैं, या जो मिट्टी का काम करते हैं, या किसी भी तरह का और भी प्रोफेशंस के लोग को क्राफ्ट पर्सन्स कहते हैं। तो आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियंस हैं, साइंटिस्ट हैं, इन सभी लोगों की जो जीवन है वो कैसा होता होगा। ठीक है, ये किस तरह से लोग रहते होंगे। हाउ कैन ऑल वी फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्ले। और उस समय के बच्चे, आज से 100, 200, 400 साल पहले लोग या उनके बच्चे किस तरह का गेम्स खेलते थे, किस तरह की कहानियाँ सुना करते थे, किस तरह के सॉन्ग्स गुनगुनाते थे। व्हाट डिड पीपल लिव, वेयर डिड पीपल लिव, मतलब कि कहाँ वो लोग रहा करते थे। इन सभी चीज़ों के बारे में भी हम जानेंगे, देखते हैं। तो यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है जो पेज 2 में है, वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पीपल हैव लिव्ड
along the bank of river for several hundred years ago. आपने सुना ही होगा कि ज़्यादातर जो शहर हैं या सिटीज़ हैं वो ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स ही बसे, मतलब कि जो बड़ी नदियां हैं, हमारी जो फेमस नदियां हैं, उन सभी नदियों के आसपास जो बड़े शहर हैं वो बसें। बहुत सारी इसकी बेनिफिट्स हैं, वो बेनिफिट्स हम आगे जानेंगे, पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं कि जो बड़े शहर हैं वो किसी न किसी शहर के आसपास बसे हैं। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हैव सॉरी हैव नहीं है, हियर वेयर स्किल गैदरर्स। कहने का मतलब है कि ज़्यादातर जो लोग 100 500 600 सालों पहले या उससे भी बहुत ज़्यादा साल, मतलब आप मान लीजिए ना, जब 7,000 8,000 साल पहले जो लोग रहते थे वो बहुत ही ज़्यादा स्किल गैदरर्स हुआ करते थे। स्किल गैदरर्स मतलब ये हुई कि वो चीज़ें इकट्ठा करते थे और उनको बहुत ही अच्छा ज्ञान था, स्किल थे बहुत, ठीक है, अपने क्षेत्र का, अपने एरिया का बहुत अच्छा ज्ञान था। दैट इज़ पीपल हु गैदर देयर फूड, वो लोग जो कि अपना फूड गैदर करते हैं, गैदर मतलब इकट्ठा करते हैं। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड फ्रूट। वो सारे लोग ये वास्ट वेल्थ मतलब जो सारी संपत्ति है या संपदा है, संपत्ति तो नहीं, संपदा कहेंगे, संपदा मतलब वो सारी चीज़ जो नेचर से हमें मिली है, ठीक है, उन सभी चीज़ों के बारे में उनको बहुत ही अच्छा ज्ञान था। और वो फॉरेस्ट में या अपने एरिया में वो सारी चीज़ें जानते थे कि कहाँ से उनको रूट्स कलेक्ट करना है, कहाँ से फ्रूट्स कलेक्ट करना है, या फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ से मिलेंगी, लकड़ियाँ हों या और भी चीज़ें, वो कहाँ से उन्हें बेटर मिल सकती हैं, मतलब कहाँ से उन्हें अच्छी मिल सकती है। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, इसके अलावा वो एनिमल्स का हंटिंग भी करते थे, मतलब शिकार भी करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सुलेमान और कैथर हिल्स जो नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट मतलब देख रहे हैं कि आपका ये वाला जो गारो हिल्स वाला जो एरिया है, आप आसानी से मैप 1 में देख रहे होंगे, देखिए। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट एरिया में आपका सुलेमाई और करथर हिल्स आप इधर देख सकते हैं। सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन्स एंड मेंस first begin to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here। और यही वो एरियाज़ हैं जो नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ हैं, यहाँ पर ही इन लोगों ने, जो पहले मैन और वुमेन ने सबसे पहले क्रॉप्स को ग्रो करा था, ठीक है। मतलब वो कौन से क्रॉप्स थे? व्हीट एंड बार्ली, ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि वन ऑफ द क्रॉप विच आर ग्रोन बाय द अर्लीस्ट पीपल आर दैट इज wheat and barley। ओके, इसके बाद हम देखेंगे पीपल ऑल्सो बिगिन रियरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट एंड कैटल्स एंड लिव्ड इन विलेजेस, ठीक है। इसके अलावा वो लोग और क्या करते थे? रियरिंग एनिमल्स, रियरिंग मतलब कि जानवरों को पालते थे। किस तरह के जानवरों को पालते थे? जस्ट लाइक शीप्स, गोट्स एंड कैटल्स, और वो गाँव में रहते थे, ठीक है। मतलब कि ये सारे एनिमल्स पालते थे और वो गाँव में रहते थे। लोकेट द गारो हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। गारो हिल्स को आप ढूंढ सकते हैं आसानी से। ये देखिए, ये जो आपका नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है ब्रह्मपुत्र नदी के जस्ट नीचे की तरफ का एरिया, इसे हम कहते हैं गारो हिल्स, ठीक है। और इन एरियाज़ को आप लोकेट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। देयर आर सम ऑफ द अदर एरियाज़ वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड, ठीक है। इसके अलावा भी और सारे एरियाज़ है जहाँ पे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और भी अच्छे तरीके से पनपा। द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर ऑन द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास, विंध्यास के नॉर्थ की तरफ सबसे ज़्यादा अच्छी राइस की कल्टीवेशन हुई, ठीक है। टेरेस एंड ट्रेस द रिवर इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज तो आप जानते ही होंगे, या नहीं जानते तो हम बता देते हैं कि रिवर इंदस आपने देखा, रिवर इंदस आपके ऊपर से जाता है, देखिए हिमालय की पहाड़ियाँ हैं उसके ऊपर की तरफ से रिवर इंदस क्रॉस करता है, और इसकी काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज भी आपको देखने मिलेगी जो हमारे इंडिया में आती है, ठीक है। या आपका जो कुछ ट्रिब्यूटरीज आपके ऊपर से जो पाकिस्तान की तरफ चली जाती हैं, ये भी आप देखेंगे। ट्रिब्यूटरीज उनको कहते हैं जो बड़ी नदियों से छोटी छोटी जो नदियाँ और कट जाती हैं, ठीक है, निकलती हैं, उन सभी रिवर्स को हम ट्रिब्यूटरीज कहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अबाउट 4,700 ईयर्स एगो सम ऑफ द अर्लियर सिटीज फ्लरिश्ड इन द बैंक्स ऑफ दीज रिवर्स, आज से 4,700 साल पहले जो सबसे पुरानी जो सिटीज़ हैं वो इन्हीं रिवर्स के किनारों में बसी, ठीक है, बैंक्स ऑफ दीज रिवर्स, ठीक है। लेटर अबाउट 2,500 ईयर्स एगो सिटीज़ डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड अलॉन्ग द सी कोस्ट, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब है कि आज से 2,500 साल पहले ये सिटीज़ डेवलप हुई। कहाँ पे डेवलप हुई? गंगा रिवर के किनारे डेवलप हुई, और इसके ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज मतलब तो मैंने बताया ही, वो छोटी नदियाँ जो कि बड़ी नदियों से कट के निकलती हैं, और वो कहाँ तक बसी हुई थी ये सिटीज़? सी कोस्ट तक। सी कोस्ट जस्ट लाइक आपका जो कोलकाता जो शहर है वो आपका कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत नदी के किनारे भी है, ठीक है, मतलब जो हुगली नदी है उसके किनारे है। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सोन, गंगा रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरी सोन को आप मैप 1 में लोकेट कर सकते हैं। ये मैप पॉइंटिंग में आपका क्वेश्चंस भी आते हैं इस तरह के। इन एंशियंट टाइप द एरियाज अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगाज आर नोन एज मगधा, ठीक है। मतलब कि एंशियंट इंडिया में, मतलब जो पुराने समय में आप रिवर गंगा के पास ही एक साउथ मतलब कि साउथ में जो एक किंगडम था उसको किस नाम से जाना जाता था? मगध के नाम से जाना था। इंग्लिश में से हम मगधा कहेंगे, ठीक है।
इट्स रूलर्स आर वेरी पावरफुल, और इसके जो रूलर्स हैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे। एंड सेट अप अ लार्ज किंगडम, और इसके अलावा एक बहुत ही बड़ी साम्राज्य को स्थापित किए थे, मतलब बहुत ही बड़ा राज्य वो स्थापित किए थे। किंगडम्स आर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। इसके अलावा भी किंगडम्स मतलब कि जो राज्य हैं अलग अलग जगह में भी इन्होंने स्थापित किए थे, इन्होंने बनाए थे। ठीक है। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर, मतलब कि लोग यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे। ठीक है, पूरे देश में कहीं ना कहीं घूमते रहते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम्स बट नेवर इम्पॉसिबल। मतलब ये जो लोग एक जगह से दूसरे जगह घूमा करते थे, इनको घूमने में बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता था, जिसमें कि हिल्स इनका बाधा रोकते थे, या बड़े बड़े माउंटेन्स इनका रास्ता रोकते थे, जस्ट लाइक हिमालय, या बहुत ही हार्श कंडीशन जैसे कि डेजर्ट या रिवर्स या सी, इनका जो जर्नी है, इनकी जो यात्रा है उसको काफ़ी ज़्यादा खतरनाक, डेंजरस बनाती थी। पर फिर भी वो घबराते नहीं थे, ये इम्पॉसिबल टास्क को वो पॉसिबल करते थे। सो मेंस एंड वुमेन्स मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड, पर फिर भी वो अपनी आजीविका के लिए, अपनी लिवलीहुड के लिए यहाँ से वो ट्रेवल किया करते थे। एज ऑल्सो टू escape फ्रॉम नेचुरल disasters like floods or drought, sometimes men marched in armies conquering other lands। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों ट्रैवल करते थे, इसके बारे में जानकारी के लिए। ठीक है, बहुत बार ये जो लोग हैं वो इसलिए जर्नी करते थे फॉर देयर डिज़ायर, वो अलग अलग जगह को देखना चाहते, घूमना चाहते थे, इसलिए भी। बहुत बार क्या होता था कि वहाँ पे ड्रॉट आ जाता था, ड्रॉट मतलब जो सूखा आ जाता था। ठीक है, वहाँ पे कुछ उनके पास खाने पीने के लिए चीज़ें नहीं रहती थी, इसलिए भी वो ट्रैवल करते थे। बहुत बार ये हो जाता था कि उनको नेचुरल डिजास्टर, फ्लड एंड ड्रॉट को फेस करना पड़ता था। समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मीज, बहुत बार अलग अलग राज्यों को जीतने के लिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, एज इन आर्मी, मतलब कि सेना में। और बहुत सारी जगहों को वो कॉन्कर करते हुए चलते थे, मतलब कि वो उसे जीतते हुए चलते थे। ठीक है। और जब भी एक जगह से दूसरे वो जगह जाते थे, मर्चेंट्स ट्रैवल विद कैरावंस और शिप्स। ठीक है, उनके साथ साथ मर्चेंट्स भी जाया करते थे। मर्चेंट्स मीन्स व्यापारी। ठीक है, कैरावंस में बड़ी बड़ी वो उनके जत्थे हुआ करते थे, बड़े बड़े बहुत सारी ग्रुप्स हुआ करते थे, इन्हें कैरावंस कहते हैं। कैरावंस मीन्स ग्रुप्स। ठीक है, और वो अपने साथ साथ बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल गुड्स लिए जाया करते थे। वैल्यूबल गुड्स मीन्स बहुत सारी कीमती सामान। ठीक है, एक जगह से चीज़ें खरीदते थे, दूसरी जगह जाके बेच दिया करते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेजेस टू विलेजेस, और इनके साथ साथ रिलीजियस टीचर्स मतलब कि वो पंडित या वो साधु सन्यासी या वो ऐसे लोग जो अपने धर्म का प्रचार करने जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह अपने रिलीजन का प्रचार करते थे। ठीक है, टाउन्स टू टाउन्स मतलब एक शहर से दूसरे शहर और एक जगह से दूसरे जगह इंस्ट्रक्शंस और एडवाइसेस वो दिया करते थे, जहाँ जहाँ जाते थे अपने अपने वैल्यूबल एडवाइसेस दिया करते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं बस अपनी खुशी के लिए भी ट्रैवल किया करते थे, फॉर द एडवेंचर वो ट्रैवल किया करते थे। एडवेंचर मीन्स तो आप जानते ही हैं, खुशी के लिए या बहुत सारी जगहों को देखना चाहते थे, वांटेड टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेस, और नई नई जगह का खोज करना चाहते थे, इसलिए भी वो घूमना पसंद करते थे। ऑल दीज लीड टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ बिटवीन पीपल। अगर इसी तरह से जब लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते रहे तो अपने साथ साथ वो बहुत सारी आइडियाज़ को भी लेके जाया करते थे, बहुत सारी नई चीज़ों को भी ले जाया करते थे। ठीक है ना, इस तरह से वो ट्रैवल किया करते थे, इसलिए ट्रैवल किया करते थे। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ इट इज़। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आप एक जगह से दूसरी जगह क्यों ट्रैवल करते हैं, तो बहुत सारे सवाल का आंसर्स आपको मिल जाएगा। क्यों करते हैं, बहुत किसी का काम हो सकता है, या किसी का ज़रूरत हो सकता है, या किसी तरह का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, कोई जॉब्स के लिए ट्रैवल करता है, कोई स्टडी के लिए ट्रैवल करता है। ठीक है ना, बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग जवाब हो सकते हैं। ठीक है, लुक एट मैप 1, फिर से आप मैप 1 को देख सकते हैं, जहाँ पे हिल्स, माउंटेन, सीज एंड नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, और हमारे देश के चारों ओर जो नेचुरल बाधाएं हैं उन सभी को भी देख सकते हैं, जैसे कि छोटी छोटी जो हिल्स हैं, या बड़े माउंटेन्स हैं, या सीज़ हैं, सीज़ मतलब कि जो समुद्र है, या नेचुरल फ्रंटियर्स जो हमारे सब कॉन्टिनेंट को घेरे हुए हैं। पर इन सभी डिफिकल्टीज़ के बावजूद ये लोग इसे पार करते थे, और कंट्रीज़ में, हमारे जो देश में, वो ट्रैवल करा करते थे। वाइल इट इज़ डिफिकल्ट टू क्रॉस दिस फ्रंटियर्स, इन सभी जगहों को क्रॉस करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट, बहुत ही ज़्यादा परेशानी भरा हो सकता था। दोज हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल द माउंटेन एंड क्रॉस द सीज, जो बहुत ही अडिक होते थे, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिटेड होते थे, वही इन सभी बाधाओं को क्रॉस करके, सीज को क्रॉस करके, माउंटेन्स को क्रॉस करके हमारे भारत देश में ट्रेवल करा करते थे। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो कम इन टू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल हेयर। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि अलग अलग कंटिनेंट से, अलग अलग कंट्रीज से इन फ्रंटियर्स को क्रॉस करके, इन बाधाओं को क्रॉस करके हमारे देश में आए और यहाँ पे आके बसे भी। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। दीज मूवमेंट ऑफ पीपल एनरिच्ड आवर कल्चर ट्रेडिशंस। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ carving stones, composing music and even cooking food over several hundreds of years। इसका यही मतलब होता है कि बहुत सारे लोग जो अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग जगहों से हमारे देश में आए, इसकी वजह से
हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप का कल्चर, बहुत ही अलग अलग तरह का कल्चर हमारे कंट्री में आया। उनके साथ साथ उनकी जो स्किल्स है, उनकी जो चीज़ें वो सीख के आए हैं, वो भी चीज़ें हमारे देश में आई। ठीक है, उनकी म्यूज़िक्स आई, उनके कार्विंग्स हैं वो भी आए। इवन जो फूड है, ये उनकी जो भोजन की भोजन खाने की जो आदतें हैं, वो सारी चीज़ें भी वो यहाँ पे आया, और इसके कारण एक बहुत ही अलग डिफरेंट टाइप का कल्चर हमारे देश में पनपा। नेम्स ऑफ द लैंड, अलग अलग जगह का जो नाम किस तरह से पड़ा है, किस देश का नाम किस तरह से पड़ा है, ये भी हम देखते हैं। टू ऑफ द वर्ड वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। ये दो नाम हमारे देश के लिए आप जानते ही होंगे लेते हैं, क्या क्या नाम है भाई? इंडिया और भारत। ठीक है, इंग्लिश में हम इंडिया कह देते हैं, हिंदी में हम भारत कह देते हैं। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। ये जो इंडिया नेम है वो कहाँ से आया है? इंडस रिवर से आया है, जिसे संस्कृत में हम सिंधु नदी भी कहते हैं। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। एटलस जो होता है, जहाँ पे मैप्स रहती है, वहाँ पे ईरान या ग्रीस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। द Iranians and the Greeks who come through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it a Indos or the Indos, and the land to the east of the river was called India. कहने का मतलब है, जो ईरान से जो लोग आए या ग्रीस से जो लोग आए हमारे देश में, कितने साल पहले आए थे? करीब करीब 2500 साल पहले आए हैं। और वो कौन से रिवर को क्रॉस करके आए थे? इंडस रिवर को क्रॉस करके आए। मैंने पहले ही बताया कि आप जो इंडिया से जो पाकिस्तान की तरफ एक रिवर जा रही है, देखिएगा, उसे हम क्या कहेंगे? इंडस रिवर कहेंगे। और जो वो लोग इंडस रिवर को क्रॉस करके आए, इसलिए उन्होंने हमारे देश को क्या नाम दिया? कि इन्होंने हिंदोस कहा, या कुछ लोगों ने इसे इंदोस कहा। और इस नदी को पार करके जो देश थी, उसका नाम उन्होंने इंडिया रखा। और जो हमारा हिंदी में जो नाम है भारत, वो कैसे आया वो भी देख लेता था। नहीं, भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट। हमारे देश के जो नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को भारत कहा गया। ठीक है, people who lived in the northwest and who are mentioned in the Rig Vedas. The earliest composition in the Sanskrit dated to about 3500 years ago. Later it was used for the country. ठीक है, तो ऋग वेदा में भी भारत में जो लोग रहते थे, उन लोगों के लिए भारत शब्द का यूज़ किया गया है। तो हो सकता है कि ये जो शब्द है, वो हमारे एंशियंट जो कंपोजिशंस है, एंशियंट हमारे जो स्क्रिप्ट्स हैं, वहाँ से लिए गए हों, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे जो नाम हैं, वो अलग अलग थेरीज हैं इसके पीछे, अलग अलग इसके पीछे लोगों का मान्यताएं हैं। तो ये आप देख लीजिए। आगे चलते हैं, देखिए, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। इसके बाद हम पास्ट के बारे में और थोड़ी जानकारी लेते हैं कि कहाँ कहाँ से हमें पास्ट के बारे में जानकारी मिल सकती है, हमारे बीत गए सालों के बारे में जानकारी कैसे मिल सकती है। यहाँ पे आप छोटी सी एक इमेज देख रहे हैं, ये क्या इमेज है देख लीजिए। द पेज फ्रॉम द पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट। दिस manuscript was written about 1000 years ago. The palm leaf were cut into pages and tied together to make books. To see a birch bark manuscript turn to page 45. ठीक है, ये एक मैन्युस्क्रिप्ट का अंश है या मैन्युस्क्रिप्ट का पेज है। मैन्युस्क्रिप्ट उसे कहते हैं जो हाथ से लिखी हुई रहती है। ये एक्चुअली ये पाम लीफ है। पाम लीफ बड़े बड़े पाम के पत्ते होते हैं, उन पत्तों को पहले सुखा दिया जाता था और सूखने के बाद इसे पेजेस की तरह यूज़ किया जाता था। यहाँ पे इनसे स्क्रिप्ट लिखे जाते थे। ठीक है, ये आप देख लीजिए, पेज 45 में आप मैन्युस्क्रिप्ट की अच्छी तस्वीर देख सकते हैं इसी बुक में। ठीक है, चलिए देखते हैं। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। ठीक है, अपने पास्ट के बारे में जानकारी हम बहुत ही अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन long ago. These are called manuscripts because they are written by hand. This comes from the Latin word manu, means hand. ठीक है ना, कहने का मतलब है कि बहुत सारी जो चीज़ें हमें आज भी पता चलती हैं, वो कैसे पता चलती हैं? किताबें पढ़कर पता चलती हैं। या वो किताबें क्या होती हैं? ये मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं। इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को हाथ से लिखा जाता था, और हैंड को हम लैटिन लैंग्वेज में मेनू कहते हैं, और यहाँ से ये शब्द आया मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब हाथ से लिखी हुई किताबें। ओके, तो मेनू प्लस स्क्रिप्ट कह सकते हैं, या हैंड से लिखी हुई किताबें को कह सकते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स। ठीक है, दीज आर वेयर यूजुअली रिटेन ऑन पाम लीव्स। ज़्यादातर ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे जाते थे, कहाँ पे लिखे जाते थे? पाम के पत्तों पे लिखे जाते थे। पाम के पत्ते होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, काफ़ी बिग साइज़ के होते हैं। ओके, और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड bark ऑफ द ट्रीज नोन एज अ birch विच ग्रोज इन हिमालय। ठीक है, हिमालय की पहाड़ियों में एक स्पेशल काइंड का जो ट्री होता है, उसके जो ऊपर की बार्क होता है, बार्क मतलब जो ऊपर का तने के ऊपर जो एक मोटी सी परत रहती है, उसको बार्क कहते हैं। ओके, उनको उन छिलकों को निकाल के, उनको सुखा के उन बर्च के ऊपर लिखे जाते थे। ठीक है, बर्च मतलब उन छिलकों के ऊपर लिखे जाते थे। ठीक है, जस्ट लाइक पेपर। ओवर द ईयर मेनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वेयर ईटन अवे बाय इंसेक्ट, सम वेयर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इतने सालों आज से तो आप समझ रहे हैं कि ये जो बातें हम कह रही हैं, करीब करीब 3500 साल पहले या करीब 4000 साल पहले की बात हम कह रहे हैं। बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, बहुतों को कीड़ों ने खा लिया है, या किसी भी प्रकार से वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। ठीक है, बट many have survived
ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज। पर इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे भी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जिनको प्रिजर्व करके रखा गया है। कहाँ रखा गया है? बहुत सारे हमारे जो मोनेस्ट्रीज हैं, बहुत सारे जो टेम्पल्स हैं। टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज आप जानते हैं, टेम्पल तो मंदिरों को कहते हैं, मोनेस्ट्रीज मतलब गोम्पा होता है, बुद्धिस्ट लोग जहाँ पे अपनी प्रेयर करते हैं उन्हें मोनेस्ट्री कहते हैं। ओके, दीज बुक डेल्ट विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, ये जो किताबें हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग चीज़ों को वो डील करते हैं, जैसे कि रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, मतलब अलग अलग तरह के जो धर्म हैं, उनके कर्मकांड हैं, उनके बिलीव्स हैं, उनसे रिलेटेड ये पुस्तकें हैं, किताबें हैं। द लाइव्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन्स एंड साइंसेस, ठीक है, मतलब कि जो अलग अलग राजा महाराजा हैं, उनके मेडिसिन्स, मेडिसिन्स मतलब उनकी जो औषधियाँ हैं, उनके जो दवाइयाँ हैं, और उनकी जो साइंस है मतलब विज्ञान, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है इन्हीं किताबों से। बिसाइड दीज वेयर एपिक्स, पोएम्स, प्लेज, इसके अलावा भी बहुत सारे एपिक्स है। एपिक्स मतलब जो ग्रंथ, हमारे जैसे बहुत सारे फेमस ग्रंथ हैं। कौन कौन से ग्रंथ हैं? महाभारत हैं, रामायण है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे पुराण हैं। इन सभी को ग्रंथ कैसे हैं? तो एपिक्स मिलेंगे या पोएम्स मिलेंगे। पोएम्स मतलब जो आपकी जो कविताएं हैं, प्लेज मतलब कि जो रचनाएं हैं। मेनी ऑफ दीज वेर रिटन इन संस्कृत। ज़्यादातर ये जो प्लेज हैं या पोएम्स है वो कौन सी लैंग्वेज में है? संस्कृत लैंग्वेज में है या प्राकृत में है। प्राकृत मतलब वो सारी लैंग्वेज जो कि लोकल पीपल्स के द्वारा बोली जाती थी, या तो वो तमिल में आपको ये मैन्युस्क्रिप्ट मिलेंगे। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। इसके अलावा भी हम इंस्क्रिप्शंस पढ़ सकते हैं। इंस्क्रिप्शंस उनको कहते हैं जैसे कि बहुत बड़े बड़े पत्थरों में खुदाई करके लिखवा दी जाती थी, इन्हें इंस्क्रिप्शंस कहते थे एक्चुअली, ठीक है। दीज वर रिटेन ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस सच एज स्टोन्स और मेटल्स, मतलब बड़े बड़े पत्थरों में या मेटल्स के टुकड़ों में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी घोषणाएं, ठीक है, खुदवा दी जाती थी, ठीक है, राजाओं के द्वारा, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहते थे? इंस्क्रिप्शंस कहते थे। आप एक तस्वीर में ये इंस्क्रिप्शन देख भी रहे होंगे, देखिए लिखा भी हुआ है साइड में। द ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स टू अबाउट 22,050 years ago and found in the Kandahar, present day Afghanistan. It was written on the order of the ruler named Ashoka. You will read about him in chapter 8. When we write anything, we use a script. Script consists of a letter or signs. When we read about what is written or speak, we use a language. This inscription was written in two different scripts and languages, Greek and अरमैनिक, ठीक है, विच वेयर यूज्ड इन दीज एरियाज। मतलब ये जो इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पे बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। ये अशोका जो रूलर हैं उन्होंने लिखवाई थी। क्यों लिखवाई थी, किस लिए लिखवाई थी, वो सारी बातें हम डिटेल में चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए कि इसमें दो अलग अलग लैंग्वेज में स्क्रिप्ट में ये लिखी गई है। स्क्रिप्ट में से जानते हैं वो सारी सिंबल्स जिससे कि किसी लैंग्वेज को पढ़ा जाता है, ठीक है। तो दो लैंग्वेज में लिखी गई हैं। कौन कौन सी लैंग्वेज है? और ग्रीक और अरमैनिक लैंग्वेज में ये लिखी गई हैं, ठीक है। तो इसे इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं देखते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम, ठीक है। बहुत बार जो राजा महाराजाएं होते थे वो क्या करते थे? अपने ऑर्डर्स को, अपने जो भी घोषणाएं हैं उनको इन पत्थरों में खुदवा दिया करते थे, जिससे कि वो लोग इसे पढ़ सकें और इसका पालन कर सकें, ठीक है। दीज आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल, ठीक है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग एंड क्वीन रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शन हैं जिसमें कि ये जानकारियाँ मिलती हैं कि उस समय के राजा या रानियों ने क्या क्या काम किए, किस तरह से वो रहते थे, ठीक है। अपने बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, किंग ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो किंग्स होते थे, जो भी बैटल्स वो जीतते थे, उन सभी का वो जो रिकॉर्ड है इन पहाड़ों में, या सॉरी ये पत्थरों में, वो खुदवा दिया करते थे, जिससे कि सालों साल इनकी जो बातें हैं या इन्होंने जो विक्ट्रीज हासिल की हैं इनको लोग पढ़ सके, समझ सकें। Can you think of the advantages of the written on a hard surface and what could have been the difficulties? मतलब इतनी जो हार्ड सरफेस में लिखना में क्या परेशानियाँ हो सकती हैं, आपने कभी सोचा है? या और इसकी क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। ये आप क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि भाई, एक तो एडवांटेज ये हुआ कि ये देखिए 3,000-4,000 साल पुरानी शिलालेख है या इंस्क्रिप्शंस है। ये आज भी एकदम अच्छी अवस्था में है, जैसे कि आज भी हम इसे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज तो ये हो गया। दूसरी डिफ़िकल्टी है कि इनको लिखने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि ये भाई खुदवा के लिखी गई है, तो बहुत ही ज़्यादा स्किल जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने ही ये लिखी होंगी, ठीक है। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है ये इसको लिखना भी। देयर वेयर मेनी अदर थिंग्स दैट आर यूज्ड मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पास्ट में भूतकाल में यूज़ की गई हैं। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। इन पुरानी चीज़ों को जो ढूंढते हैं और इनको इनके बारे में जो पता लगाते हैं, उन सभी लोगों को हम क्या कहते हैं, या उस प्रोफेशन को हम क्या कहते हैं? उस प्रोफेशन को हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। और उन सभी प्रोफेशनल्स को जो इन सभी पुरानी चीज़ों को ढूंढते हैं उनको हम क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकावेट, ठीक है, dig under the surface of earth to find tools, weapons, pots, pans, ornaments and coins,
ठीक है। इसके अलावा भी ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है यह क्या करते हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स को वो ढूंढते हैं, किस तरह से पुराने लोग रहते थे, स्टोन्स को, ब्रिंग्स को ढूंढते हैं, अच्छी अच्छी तस्वीरें, पेंटिंग्स या स्कल्पचर्स को ढूंढते हैं, और मिट्टी में भी खोद के बहुत सारी चीज़ें वो ढूंढते हैं, जैसे कि उस समय की टूल्स मीन्स जो हथियार होते थे, वेपन्स होते थे, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स, और भी बहुत सारी उस समय की जो कॉइन्स है, इन सभी चीज़ों को वो ढूंढते हैं, क्योंकि इन सभी चीज़ों से ही हमें उस समय के बारे में पता चलेगा, मतलब आज से 3-4 हज़ार साल पहले की बातों के बारे में हमें पता चलेगा। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन्स, अदर ऑफ बोन्स, बिग क्ले और मेटल। इनमें से जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग ऑब्जेक्ट से बनी हुई हैं, जैसे कि कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड है, जो कि जैसे कि बोन्स से बनी हुई है, या बिग क्ले से, मेटल से बनी हुई हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हार्ड है, टफ है, ठीक है, तो वो काफ़ी सालों साल बाद भी वैसे की वैसे ही रहेगी, उसमें किसी भी तरह का कोई भी टूट फूट या किसी भी तरह का कोई भी उसमें ब्रेकेज नहीं आएगा। ठीक है। तो वो सालों बाद भी हमें वैसे की वैसे ही मिल जाएगी, है ना। जैसे कि बहुत सारी कॉइन्स हैं या मेटल के जो हथियार हैं, जो आज से 3-4 हज़ार साल पहले लोग यूज़ किया करते थे, वो सारी ऑब्जेक्ट्स आप संग्रहालय में या म्यूजियम्स में वो आप देख सकते हैं जाओगे तो। ओके, आगे चलते हैं। देखिए, ये कुछ तस्वीरें हैं, देख सकते हैं। ठीक है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपकी तस्वीर है, ये क्या कह रहा है, पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी। ठीक है। ओल्ड सिटी से ये कोई पॉट है। ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं, छोटी सी पॉट। ठीक है। पॉट लाइक दीज आर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर्स एगो। इस तरह की जो पॉट्स हैं वो कितने साल पहले यूज़ किया जाता था? करीब करीब आज से 4700 साल पहले यूज़ किए जाते थे। ठीक है। एंड राइट हैंड साइड में आपके ऊपर की तरफ एक क्या है, ये देखिए, एन ओल्ड सिल्वर कॉइन। ये एक छोटी सी सिल्वर कॉइन का एक टुकड़ा है। ठीक है। एज दिस वन वेयर यूज फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर्स एगो। ये जो सिल्वर कॉइन का जो टुकड़ा है, आज से करीब करीब 2500 साल पहले का है, पुराना है। ठीक है। इज वॉट वेज इज द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वन वी यूज टूडे। आज के जो कॉइन्स आपने देखे ही होंगे, उस कॉइन से ये कॉइन्स कैसे डिफरेंट है, आप खुद ही पता लगा सकते हो। ठीक है। आगे चलते देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर द बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश टू फाइंड आउट वॉट पीपल एट इन द पास्ट। ठीक है। इसके अलावा भी जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, जो खोज करता है, वो क्या क्या पता लगाते हैं, एनिमल्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में, फिशेस के बारे में। ठीक है। और उस समय के लोग क्या खाया करते थे, इन सभी चीज़ों के बारे में भी पता लगाते हैं। प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई प्लांट है या उसके जो अवशेष हैं, वो तो जल्दी सड़ जाते हैं। आप एनवायरनमेंट में भी देखते हैं कि प्लांट सबसे ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं करते हैं, तो उनका जो साक्ष्य है, उनका जो एविडेंस है, वो मिल पाना थोड़ा मुश्किल है, पर बाकी सारी चीज़ें हमें उनका एविडेंस मिल जाता है। इफ सीड्स ऑफ ग्रेन्स और पीसेस ऑफ वुड्स हैव बीन बर्न्ड, दे सर्वाइव इन ए चेयर्ड फॉर्म। ठीक है। मतलब कि अगर कोई सीड है या कोई जो वुड है, अगर वो बर्न हो जाए, तो वो काफ़ी दिन तक सर्वाइव कर जाता है। ठीक है। मतलब काफ़ी दिन तक वो रह जाता है, वो सड़ती नहीं है, पिघलती नहीं है, गलती नहीं है। और उसे हम उस समय की प्लांट्स के बारे में, उस समय की खाने पीने की चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत पता लगा सकते हैं। डू यू थिंक क्लोथ्स इज फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय द आर्कियोलॉजिस्ट? क्या आपको लगता है कि उस समय के लोग किस तरह के जो कपड़े पहनते थे, वो आर्कियोलॉजिस्ट पता लगा पाए होंगे? ठीक है। ये भी आप ढूंढ सकते हैं। हिस्टोरियंस, दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट, ऑफन यूज द वर्ड सोर्सेज टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम द मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है। स्कॉलर्स जो होते हैं, मतलब जो इस सभी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, वो इन सभी इंफॉर्मेशंस को मैन्युस्क्रिप्ट्स के साथ जोड़ते हैं, और एक तरह से एक क्या बोलते हैं कि एविडेंस के हिसाब से या मैन्युस्क्रिप्ट्स के हिसाब से ये पता लगाने का कोशिश करते हैं कि उस समय के लोग किस तरह से रहते होंगे, कैसे खाते पीते होंगे, किस जगह किस तरह का प्रोफेशन वो काम किया करते होंगे। वन सोर्सेज वे आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर। जिस भी तरह से हमें सोर्सेज मिल जाए, इसके बाद ये जो स्टडी करना बहुत ही एडवेंचरस हो जाता है ना, बहुत ही ज़्यादा क्या बोलता है, अपने ऊर्जा आ जाती है। एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाई बिट, और छोटी छोटी करके हम कड़ियों को जोड़ते जाते हैं, और अपनी जो भी एविडेंसेस हैं उसके आधार पे हम चीज़ों को क्रिएट करने लगते हैं। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स। तो कह सकते हैं जो हिस्टोरियंस है या आर्कियोलॉजिस्ट है, वो एक तरह से डिटेक्टिव है, जो पास्ट में जो घटनाएं घटी हैं, जो उन सभी चीज़ों के बारे में वो पता लगाते हैं। हु यूज़ ऑल दीज सोर्सेज लाइक क्लूज टू फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट। और वो इन सभी क्लूज़ का इस्तेमाल करते हैं, इन सभी सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, और इन सभी सोर्सेज का इस्तेमाल करके हमारी जो पास्ट है, हमारी जो घटनाएं घट चुकी हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं, बताते हैं हमें। वन पास्ट और मेनी। ठीक है। मतलब कि पास्ट क्या एक हो सकता है या बहुत सारे हो सकते हैं। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ द बुक आवर पास्ट? आपने इससे पहले हम जब स्टार्ट करने जा रहे थे चैप्टर, आपने पढ़ा था ना, हमारा पास्ट, खुद का हमारा जो भूत है, जो हमारा बीता हुआ कल है। We have used the word past in plural to draw attention to the fact that the past was different for different people of the
डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कि पास्ट एक नहीं हो सकता, ये एक प्लूरल शब्द है, मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह का पास्ट हो सकता है, सच एज किंग्स एंड क्वींस के लिए एक अलग तरह का पास्ट होगा, उसी तरह जो आर्टिसियंस होंगे उस समय के लोग हुआ करेंगे उनका अलग पास्ट, फार्मर्स का अलग पास्ट होगा, इसी तरह से हर इंसान का, हर तरह के प्रोफेशन का, हर तरह के कल्चर का अलग अलग पास्ट हो सकता है, इसीलिए ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे पास्ट प्लूरल फॉर्म में रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल द लाइव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वे डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द किंग्स एंड क्वीन, मतलब कि जो किसान होंगे या जो हर्डर्स, मतलब जो चीज़ें इकट्ठा करते होंगे, उनकी जो जीवन है वो किंग्स एंड क्वीन के जीवन से एकदम डिफरेंट हुआ करती होंगी, ठीक है। एंड सो ऑन ऑल्सो एज इट ट्रू इवन टुडे पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स, आज के समय में भी सभी लोगों का जो जीवन है, अलग अलग लोगों का जीवन अलग अलग तरह से है, अलग अलग तरह के कस्टम्स या अलग अलग तरह के रीति रिवाज वो फॉलो करते हैं और उस हिसाब से वो रहते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं of our country. For example, today most people living in the Andaman Island get their own food by fishing, hunting and collecting forest produce. जैसे कि हमारे देश का एक भाग है अंडमान आइलैंड, वो एक्चुअली आइलैंड है, आइलैंड उसे कहते हैं जो कि समुद्र के बीचों बीच रहता है, ऐसा कोई भी लैंड का टुकड़ा, तो उसे हम आइलैंड कहते हैं। तो अंडमान आइलैंड में वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, वहाँ पे लोग ज़्यादातर लोग वो वहाँ पे फिशिंग करते हैं, फिशिंग मतलब तो जानते ही हैं, मछली पकड़ते हैं, हंटिंग मतलब कि किसी न किसी चीज़ का शिकार करते हैं, और फॉरेस्ट से जो भी चीज़ें उन्हें मिलती हैं उन सभी चीज़ों के वो ऊपर वो निर्भर रहते हैं। बाई कॉन्ट्रास्ट most people living in the cities depend on other for supplies of food, differences such as these existed in the past as well. इसी तरह से आज भी या पहले भी लोगों के बीच में बहुत सारी डिफरेंसेस हैं और हुआ करती है। जिस तरह से जो शहरों में रहने वाले लोग हैं वो क्या कहते हैं कि उनका जो जीवन जीने का तरीका है वो किसी ना किसी तरह से वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, अपने भोजन के लिए, अपने डिफरेंट टाइप के नीड्स के लिए, ठीक है। इसी तरह से सभी का जो जीवन है अलग अलग तरीके से डिफरेंट है किसी ना किसी प्रकार से। बिसाइड this is another kind of differences. We know a great deal about the kings and the battles they fought because they want record of their victories, ठीक है। और इसके अलावा भी जो किंग्स है वो बहुत सारे बैटल्स लड़ा करते थे, बैटल्स मतलब जो लड़ाइयाँ लड़ा करते थे ताकि वो अपना जो रिकॉर्ड है वो विक्ट्रीज का, मतलब कि अपनी जो जीत का जो रिकॉर्ड है वो रख सके। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, फिशिंग फॉक गैदरर्स, फार्मर्स और हर्डर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड ऑफ दे व्हाट दे डिड, ठीक है। या और भी जो प्रोफेशनल्स लोग हैं, जो हंटर्स है, गैदरर्स है, फिशिंग जो करते हैं, जो फार्मर्स हैं, मतलब जो किसान है, वो अपनी जो जीवन का अपने जो काम करते हैं उन सभी चीज़ों का वो रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, इसीलिए उनके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी इकट्ठा कर पाना थोड़ा मुश्किल है। वाइल आर्कियोलॉजिस्ट हेल्प अस टू फाइंड आउट अबाउट दीज देयर लाइफ, देयर इज़ मच दैट रिमेंस अननोन, ठीक है। इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट पता लगा सकते हैं और इसके बारे में हमें पता लगती हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। व्हाट डू डेट्स मीन, ठीक है। इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक आता है कि डेट्स का जो मतलब है, डेट का क्या महत्व है, डेट्स मीन्स जो तारीखें हैं उनका क्या महत्व है। इफ समबडी आस्क यू द डेट यू कैन प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ एंड ईयर। अगर कोई भी आपसे डेट पूछता है तो सबसे पहले आप क्या बोलते हैं, तारीख, डेट, ठीक है। आज दिन कौन सा है, या आज सोमवार है, मंगलवार है, ट्यूसडे है, मंडे है, थर्सडे है, वेडनेसडे है, कोई भी दिन बोलते हैं। मंथ कौन सा चल रहा है, बहुत सारे मंथ है, 12 महीने हैं हमारे पास, 12 मंथ है, जनवरी फरवरी, ठीक है। इसी तरह से हमारा कौन सा साल चल रहा है, ईयर, उसके बारे में भी आप जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। 2000 एंड समथिंग, कुछ भी आप जो भी ईयर है वो बोलेंगे। दीज ईयर आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, द फाउंडर ऑफ द क्रिश्चियनिटी। आज जो आप साल जो चल रहा है वो 2020 चल रहा है। एक्चुअली ये जो डेट है ये हम कब से जोड़ रहे हैं, एक्चुअली इसे कब से काउंट कर रहे हैं, जो जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है उस समय से ये डेट को काउंट कर रहे हैं, ठीक है। आज से 2020 ईयर्स एगो क्रिश्चियनिटी का बर्थ हुआ, क्रिश्चियन रिलीजन का बर्थ हुआ और जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, तब से हम डेटों को जोड़ रहे हैं। सो 2000 मीन्स 2000 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट, मतलब कि क्राइस्ट के बर्थ के बाद 2000 साल या 2020 साल बीत चुके हैं। All dates before the birth of the Christ are counted backward and usually have the letter BC. और क्राइस्ट के मतलब कि जीसस क्राइस्ट से पहले के जो डेट्स हैं उनको हम नेगेटिव वे में काउंट करते हैं, मतलब कि जब से जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 करके हम आज 2020 ईयर्स तक पहुंचे, उसी तरह से जीसस का जब बर्थ हुआ होगा उस साल को हमने 1 माना और उससे पीछे जो भी चलते जाएंगे वो हम नेगेटिव में काउंट करते जाएंगे, ठीक है। और उसे हम बिफोर क्राइस्ट कहेंगे, एडेड ऑन, ठीक है। जो भी होगा जैसे कि 350 BC या 351 BC, मतलब कि क्राइस्ट के 3500 या साल पहले या 3050 साल पहले बर्थ के, ठीक है, उसे बिफोर क्राइस्ट कह देंगे। इन दिस बुक वी विल रेफर टू द डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। मतलब 2000 को अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट है ले लें तो उससे पीछे जितना हम जाते जाएंगे वो हम क्या किसके पास जा रहे हैं, मतलब क्राइस्ट के जन्म के पास जा रहे हैं, ठीक है। और उससे आगे बढ़ते जाएंगे तो क्राइस्ट के जन्म के बाद का सालों को हम गिनते जाएंगे, ओके। आगे चलते हैं, ठीक है। लेटर्स विद डेट, यहाँ पे कुछ छोटी सी मेंशन की हुई है बस, और ये कुछ सिंबल्स हैं, देख लीजिएगा।
ठीक है। और उसके बाद हमारे तो क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोग बोलते हैं कि सर आप क्वेश्चंस भी सॉल्व करा दो तो हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा देंगे। बस चैप्टर में और कुछ है नहीं। इसके बाद जो हमारा जो सेकंड चैप्टर है ऑन द ट्रेल्स ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम जब सेकंड चैप्टर का लेक्चर डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो तब तक के लिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। ओके।